युवाओं के प्रेरणा स्रोत बन चुके भाई अरविंद केजरीवाल जी, भाई कुमार विश्वास जी और यहां पर उपस्थित नए निर्माण के तरफ बढ़ने वाले भारत के सभी देशभक्त नौजवानों, बहनों और भाइयों, यह सभा ऐसे मुकाम पर हो रही है जब पूरा देश पिछले 5 अप्रैल को अन्ना हजारे के नेतृत्व में भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का सपना जब बुनने लगा था, अगस्त में वो सपना परवान चढ़ा था, लेकिन सभी पार्टियों ने और सत्ता के सभी दलालों ने जिस तरह से पिछले 1.5 साल के अंदर धोखे पर धोखा दिया है, उस धोखे के बाद आगामी 25 जुलाई से यह पूरा हिंदुस्तान एक तरफ खड़ा है और सभी राजनीतिक पार्टियां एक तरफ खड़ी हैं। 25 जुलाई से आर पार की लड़ाई इस मुल्क में शुरू होने जा रही है। यह मुल्क केवल भाषण से नहीं बनने वाला, यह मुल्क हम सारे युवाओं से इस मुल्क के लिए कुर्बानी मांग रहा है, उसकी तैयारी करो। इस देश के अंदर एक बार सोचो, फांसी का फंदा सामने था, राजगुरु सुखदेव बिस्मिल फांसी के फंदे को चूमने जा रहे थे। 24 मार्च का दिन मुकर्रर था, लेकिन अंग्रेजों ने एक दिन पहले रात के अंधेरे में उन तीनों वीरों को ला करके फांसी के फंदे के सामने खड़ा कर दिया। आमतौर पर हमें एक कांटा चुभ जाता है तो मुंह से आह निकल जाती, लेकिन वो कौन सा सपना था? उन शहीदों के मन में वो कौन सा लक्ष्य था? सामने मौत का मंजर था। वो जानते थे कि एक पल बाद फांसी का फंदा हमारे गले में पड़ेगा और उसके बाद, उस फांसी के फंदे के बाद वो दोबारा इस भारत मां का दर्शन नहीं कर पाएंगे। वो कौन सा सपना था 1857 में? वो कौन सा सपना था झांसी की रानी का? वो कौन सा सपना था बेगम हजरतमहल का? वो कौन सा सपना था तात्या टोपे का? वो कौन सा सपना था अजीमुल्लाह खां का? वो कौन सा सपना था भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव बिस्मिल अस्तगफिरुल्लाह खां का? वो कौन सा सपना था महात्मा गांधी का? वो कौन सा सपना था सुभाष चंद्र बोस का? वो कौन सा सपना था मौलाना आजाद का? वो कौन सा सपना था अशरफ खुशानी का? इस मादरे वतन की मुक्ति का इतिहास इतना लंबा है कि दुनिया की आजादी की सभी लड़ाइयां उन शहीदों की लिस्ट के सामने छोटी पड़ जाती है। भारत ने इतनी कुर्बानियां दी इस मादरे वतन के लिए। सपना क्या था? एक सपना था कि अगर अंग्रेजों का लूट का राज खत्म होगा, आजाद हिंदुस्तान बनेगा, तो एक ऐसा हिंदुस्तान बनेगा गरीब से गरीब परिवार के बेटे बेटियों के लिए शिक्षा मुहैया होगी। एक ऐसा सपना बनेगा कि हर नौजवान को रोजगार मिलेगा। एक ऐसा सपना था कि अगर आजाद भारत होगा तो हर किसान को अपने अनाज का दाम मिलेगा। वो सपना था कि अगर हिंदुस्तान आजाद होगा तो हर मजदूर को दिहाड़ी मिलेगा। वो सपना था कि दिल्ली और गुड़गांव की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने वाला मजदूर कम से कम उसको भी रहने के लिए एक झोपड़ी होगी। ये सपना था हमारे शहीदों का। लेकिन आजादी के 64 साल बाद हिंदुस्तान गया कहां? क्या हालत है आज जब विद्यार्थी कहता है हमें शिक्षा दो, सरकार कहती है हमारे खजाने में पैसा नहीं। आज जब नौजवान कहता है हमें रोजगार दो, सरकार कहती है हमारे खजाने में पैसा नहीं। आज जब किसान कहता है हमारे अनाज का दाम दो, सरकार कहती है हमारे खजाने में पैसा नहीं। आज मजदूर कहता है हमें जीने भर की दिहाड़ी दो, सरकार कहती है हमारे खजाने में पैसा नहीं है। अरे इन सरकारों के खजानों के पैसे सारे जब लुट गए हैं तो फिर ए राजा को 1,76,000 करोड़ रुपया लूटने के लिए कहां से मिलता है? कहां से आता है सुरेश कलमाड़ी को 70,000 करोड़ रुपया घोटाला करने के लिए? दोस्तों, हिंदुस्तान का खजाना खाली नहीं है। केवल नौजवानों को ये गुमराह करने का ऐलान है कि हिंदुस्तान के पास पैसा नहीं, हिंदुस्तान के पास सब कुछ है।
हिंदुस्तान में जितनी नदियां बहती हैं दुनिया के कम मुल्कों में बहती हैं। हिंदुस्तान के पास जितना जंगल है दुनिया के कम मुल्कों में पाए जाते हैं। हिंदुस्तान के पास जितना खनिज पदार्थ है दुनिया के कम मुल्कों में पाए जाते हैं। हिंदुस्तान के पास जितना उपजाऊ जमीन है दुनिया के कम मुल्कों में पाई जाती है। हिंदुस्तान के पास -5 डिग्री टेम्परेचर पर बॉर्डर पर रह करके इस भारत के लिए जान देने वाले बेटे बेटियां भी हैं और 50 डिग्री सेल्सियस के जलते हुए तपती हुई धूप में काम करने वाले किसानों को भी इस मां ने पैदा किया है। ये हिंदुस्तान की ताकत और दिमाग इस मां ने इतना दिया हिंदुस्तान के बेटे बेटियों को, इतना दिमाग दिया, अहंकार में नहीं, विनम्रता से कहता हूं, जितना दिमाग हिंदुस्तान के पास है आज की तारीख में दुनिया में किसी मुल्क के पास नहीं है। इतना दिमाग है हिंदुस्तान के पास। आज 13 मुल्कों में हिंदुस्तान के बेटे बेटियां जाकर के वहां के ज्ञान विज्ञान का विकास कर रहे हैं। आज दुनिया के 23 मुल्कों में हिंदुस्तान का मजदूर मेहनतकश बेटे बेटियां जाकर के वहां के अर्थशास्त्र को चला रहे। प्रकृति ने इस मुल्क को दिमाग दिया, बाजू दिए, खेत दिया, जंगल दिया, सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी नौजवान बेरोजगार क्यों टहलता? इसे मुखर्जी नगर में, इलाहाबाद में हमने देखा, लखनऊ में देखा है, तमाम राजधानियों में देखा है। नौजवान एक तरफ आईएएस की तैयारी करता है और दूसरी तरफ चुपके से चपरासी का फार्म भी भरता है और उसे नहीं पता कि अगर वो बेटे बेटियां किसी किसान के घर में पैदा हुए हैं, अगर वो बेटे बेटियां किसी झुग्गी में पैदा हुए हैं, तो उनको उस चपरासी की भी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी बिना 2 लाख घूस दिए, ये पता भी नहीं है आज के हिंदुस्तान के नौजवानों। क्यों है यह हालत? जब हिंदुस्तान के पास सब कुछ है, उसका कारण कौन है? जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक जिम्मेदार है इन सारे चीजों के पीछे कि इस देश में एक ऐसी व्यवस्था चल रही है जो व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों को पैदा करती है जो इस मुल्क को लूट रहे हैं, दिन रात सिर्फ लूट रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि नया हिंदुस्तान बने, अगर आप चाहते हो कि हिंदुस्तान के हर बच्चे को शिक्षा मिले, ये संभव है। हिंदुस्तान के हर नौजवान को रोजगार संभव है। हिंदुस्तान के हर खेत में पानी संभव है। हिंदुस्तान के हर मजदूर को मान सम्मान की जिंदगी संभव है। लेकिन उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हम सबको मिलकर के इस भ्रष्टाचार के भस्मासुर के सामने एक पावर ब्रेक लगाना पड़ेगा। ऐसा पावर ब्रेक कि इन भ्रष्टाचारियों का चलना फिरना, आगे बढ़ना, पीछे बढ़ना, जैसे गाड़ी में जब पावर ब्रेक लग जाता है तो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए आज हिंदुस्तान मांग कर रहा है एक ऐसा पावर ब्रेक लगाओ कि इन भ्रष्टाचारियों का आगे पीछे हिलना मुश्किल हो जाए। और उसी पावर ब्रेक का नाम है जन लोकपाल बिल, जिसकी मांग कर रहे हैं अन्ना हजारे, जिसकी मांग कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जिसका मांग कर रहा है पूरा देश। हिंदुस्तान के अंदर संविधान में 35,000 से ज्यादा कानून है, लेकिन पूरा देश पहली बार सड़कों पर उतर करके एक मांग कर रहा है, एक ऐसा कानून बना दो जिससे चाहे वो कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हो, चाहे वो ओरछे के प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मोर्चे के प्रधानमंत्री हो, इस देश के अंदर प्रधानमंत्री से लेकर के गांव के पटवारी तक अगर इस देश में भ्रष्टाचार करता है, इस देश में अगर लूटता है, घोटाला करता है, तो प्रधानमंत्री से लेकर के पटवारी तक सभी जाति धर्म क्षेत्र प्रांत भाषा के लोग, अगर उनमें से कोई भी देश में घोटाला करता है, भ्रष्टाचार करता है, तो एक ऐसी व्यवस्था बनाओ कि उन सारे भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार किया जाए, उनकी सारी संपत्ति को जब्त किया जाए और उनके पदों से बर्खास्त किया जाए। इतनी तो मांग कर रहे हैं अन्ना हजारे और पूरा देश। अन्याय तो नहीं कर रहे। कहते हैं संसद को
तौहीनी कर रहे। हम कहते हैं जन लोकपाल बिल दे दो, वो कहते हैं हम आरएसएस के एजेंट हैं। हम कहते हैं एक कड़ा कानून बना दो, तो कहते हैं नक्सलाइटों की टीम है। हम कहते हैं एक सशक्त बिल पास कर दो, कहते हैं ये विदेशी एजेंट हैं, बाहर से पैसा लेते हैं सब। हम कहते हैं अभी अरविंद भाई प्रशांत जी ने 15 मंत्रियों का काला चिट्ठा खोल करके रखा है, तो एक मंत्री महोदय खड़ा हुए, बोले ये अन्ना टीम तो देशद्रोहियों की टीम। दोस्तों, आज आप इस मुखर्जी नगर की सभा में सरकार की नजर में हिंदुस्तान का जो सबसे मोस्ट वांटेड देशद्रोही है अरविंद केजरीवाल, उसकी सभाएं आप में बैठे हुए हो। कल आपके साथ भी क्या करेगी ये सरकार नहीं पता, लेकिन विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, अगर इस देश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना देशद्रोह है, अगर इस देश के अंदर रोजगार की मांग करना देशद्रोह है, अगर इस देश के अंदर अशिक्षा के खिलाफ लड़ना देशद्रोह है, अगर इस देश के अंदर किसानों की जमीन छीनने के खिलाफ बोलना देशद्रोह है, अगर इस देश के अंदर प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंख से आंख मिला करके बात करना देशद्रोह है, अगर इस देश के अंदर इन भ्रष्टाचारियों की गैंग के एक साफ सामने खड़ा होकर के जान हथेली पर लेकर के लड़ना देशद्रोह है, तो ऐसा देशद्रोह हम करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। इस देशद्रोह को करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के लिए भी राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाकुल्ला, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, जितने शहीद थे सारे देशद्रोही थे। आज भी कभी कभी ये काले अंग्रेज इन शहीदों को देशद्रोही कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे कहना चाहता हूं, हम बारिश है महात्मा गांधी के, हम बारिश है मौलाना आजाद के, हम बारिश है उसी लक्ष्मीबाई के, हम बारिश है बेगम हजरतपाल के, हम बारिश है उदा देवी पासी के, हम बारिश है झलकारी बाई के, हम बारिश है हिंदुस्तान के समस्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के। जो देशद्रोह गोरे अंग्रेजों के खिलाफ हमारे पुरखों ने किया, इन काले अंग्रेजों के खिलाफ वही देशद्रोह करेंगे, बार बार करेंगे, 100 बार करेंगे। इस लड़ाई से हम पीछे नहीं हटेंगे। भारत माता की जय। सरकार ने बहुत कोशिश की, अप्रैल के बाद से ही उनका शिकंजा चल रहा है। टीम को तोड़ दो, मुसलमान नहीं है समाज को तोड़ दो, दलित नहीं है आंदोलन में, वो उनकी मशीन जानती है कि ये हजारों के नौजवानों के बीच में कौन दलित है, कौन मुस्लिम है, कौन नगड़ा है, कौन पिछड़ा है, उनकी मशीन गिन के बता सकती है। अरे हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि सिख हैं कि ईसाई हैं, अगड़ा है कि पिछड़ा है, हम तो नहीं जानते, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि हम सब भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इसलिए इस लड़ाई में खड़े हुए। कभी किसी सरकार ने नहीं पूछा कि तुम मुसलमान के घर में पैदा हुए हो इसलिए तुमसे घूस नहीं लिया जाए, किसी ने नहीं कहा। भ्रष्टाचार में लूटते हुए किसी ने नहीं कहा, नहीं पूछते हैं वो कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो कि सिख हो कि ईसाई हो, बंगाली हो कि तमिल हो कि तेलुगु हो कि किस जाति धर्म से नहीं पूछते। अरे लूटते समय तुम नहीं पूछते कि हमारा खानदान क्या है, लड़ते समय हमें तुम्हें दिख जाता है कि हमारा खानदान क्या है। तब तुम्हें नजर आ जाता है कि हमारे रगों में किसका लहू बह रहा है। इस देश के अंदर अंग्रेजों ने एक चाल से इतने दिनों तक राज किया, फूट डालो और राज करो। हिंदुस्तान बर्दाश्त किया, बहुत दिन तक बर्दाश्त किया, बहुत दिन तक बर्दाश्त किया, लेकिन जिस दिन, ये भी आपके सामने दोस्तों कहना चाहता हूं, इतिहास इस बात का गवाह है कि जिस दिन हिंदुस्तानी जागा, उसी दिन इस मुल्क को छोड़ करके अंग्रेज भागा। ये भी हिंदुस्तानियों की तवारीख। पता नहीं कितनी सभ्यताएं दुनिया के नक्शे से मिट गई, हम नहीं जानते। भारत कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कल भी रहेगा। लेकिन आपसे एक खास निवेदन करना चाहता हूं।
25 जुलाई से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू हो रहा है। अन्ना जी को बार बार अनशन करते करते उन्होंने इस हालत में पहुंचा दिया जिस हालत में जयप्रकाश नारायण को 1974 के आंदोलन के बाद पहुंचा दिया था। 77 में सरकार बनी, लेकिन जयप्रकाश की स्थिति नहीं थी कि वो नए भारत के निर्माण के लिए कुछ कर सके। अन्ना के साथ भी वही साजिश करने की कोशिश की गई, लेकिन अन्ना ने रामलीला मैदान में कहा था, हम जिंदा रहें या न रहें, ये मसाल जलती रहनी चाहिए। आप हजारों नौजवानों को, आप सब नौजवानों की तरफ से गवाही लेकर के अन्ना को हम ये आश्वासन देना चाहते हैं, अन्ना आप जिंदा रहेंगे या इस दुनिया से विदा हो जाएंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन इतना है हम सारे नौजवानों के हाथ में कि आप जिंदा रहो या न रहो, लेकिन जो मसाल आपने जलाई है वो जिंदा रहेगी, जिंदा रहेगी और तब तक जलती रहेगी जब तक इन लुटेरों के राज का सूरज अस्त नहीं हो जाता। लेकिन हम आपसे केवल, हम सब जगह बोलते हैं, इतनी बात बोलते हैं 25 जुलाई से जंतर मंतर आओ, लेकिन आपसे एक और दरख्वास्त करना चाहता हूं। ये मुल्क, अरविंद जी बार बार कहते हैं ये मुल्क बलिदान मांग रहा है। यह मुल्क केवल बलिदान नहीं मांग रहा, हमने आजादी की लड़ाई में बहुत बलिदान दिए। यह मुल्क आज की तारीख में समाधान मांग रहा है। यह मुल्क एक ऐसा समाधान चाहता है जिससे इस हिंदुस्तान के करोड़ों बच्चे बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट आए। एक ऐसा समाधान मांग रहा है कि इस प्रदेश में पैदा हुआ हर हिंदुस्तानी नौजवान अपनी प्रतिभा के बल पर इस देश में कुछ योगदान कर सके। एक ऐसा योगदान, एक ऐसा समाधान मांग रहा है कि केवल शहर में रहने वालों का ही गाल न चमके, जो तपती दोपहरी में हमारे माँ बाप गांव में खेती करके हमारे लिए अन्न उपजाते हैं, उनका भी चेहरा कभी कभी चमक जाए। एक ऐसा समाधान हिंदुस्तान मांग रहा है। एक ऐसा हिंदुस्तान समाधान मांग रहा है कि अमीर केवल अमीर न होते जाए और गरीब केवल गरीब न होते जाए। कम से कम इतनी तो व्यवस्था बने कि इस मुल्क के हर परिवार को मान सम्मान के साथ रोटी, कपड़ा, मकान का तो इंतजाम ये मुल्क कर ले। हम एक ऐसा समाधान चाहते हैं। इसलिए नौजवानों से आपसे कहना चाहता हूं, केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई आपको नहीं लड़नी है, आपको इस व्यवस्था, लोकतंत्र के व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष भी करना है। लेकिन आपको नए भारत का निर्माण की भी तैयारी करनी है। इस देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था बनानी है जो ईमानदारी के साथ चल सके। एक ऐसी अर्थनीति को बनाना है जो देश के हर बच्चे बच्चे के अंदर खुशहाली ला सके। एक ऐसी समाज नीति को बनाना है जो हिंदुस्तान के अंदर सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, प्रांत, भाषा के लोगों में एकता पैदा कर सके। और एक ऐसी संस्कृति को बनाना है जो सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, प्रांत, भाषा के लोगों से प्रेम मोहब्बत के साथ सभी दिलों में इंसानियत को जगा सके। एक ऐसे समाधान और नए भारत के निर्माण के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना, इसके लिए दो काम करना पड़ेगा। वर्तमान व्यवस्था को परिवर्तित करना पड़ेगा, व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने अंदर के व्यक्तित्व को भी बदलना पड़ेगा। हमें एक ईमानदार नेता चाहिए, हमें एक ईमानदार आईएएस अधिकारी चाहिए, हमें एक ईमानदार पीसीएस अधिकारी चाहिए, हमें एक ईमानदार जज चाहिए, हमें एक ईमानदार शिक्षक चाहिए, हमें एक ईमानदार वकील चाहिए, हमें एक ईमानदार हिंदुस्तानी चाहिए। जब तक व्यक्ति और व्यवस्था दोनों का परिवर्तन नहीं होगा तब तक समाधान नहीं आएगा। लेकिन उसकी शुरुआत है जन लोकपाल आंदोलन। करप्शन और रिवॉल्यूशन के बीच की कड़ी है जन लोकपाल बिल, और जन लोकपाल बिल ये सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। क्या क्या धोखा दिया, क्या सरकार कह रही है, अरविंद जी आपसे चर्चा करेंगे। केवल मैं आखिर में एक निवेदन करके अपनी बात खत्म करूंगा। यहां उपस्थित नौजवानों में से बहुत सारे लोग भाजपा के समर्थक होंगे, बहुत सारे लोग कांग्रेस के समर्थक होंगे, बहुत सारे लोग सपा के समर्थक होंगे, बहुत सारे लोग अलग अलग पार्टियों को वोट देते रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, आज केवल एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं। सभा के बाद शाम को जब अपने कमरे में जाना
खाना खाने के बाद सोना और दिल पर हाथ रख कर एक बात पूछना कि पार्टी बड़ी है या देश बड़ा है, ये सवाल अपने आप से पूछना। और अगर आपका दिल ये कहे कि ये देश बड़ा है, तो कल तक आपने क्या किया वो इतिहास की बात है। किसी की जिंदगी में नए रास्तों का सृजन एक पल में होता है। एक पल विवेकानंद को विवेकानंद बनाता है, एक पल भगत सिंह को भगत सिंह बनाता है, एक पल महात्मा गांधी को महात्मा गांधी बनाता है, और एक पल एक इंजीनियर, खड़गपुर से IIT किए हुए नौजवान, IRS की नौकरी कर रहे नौजवान अरविंद केजरीवाल को नौकरी छोड़ करके देशभक्त बनाता है। एक पल होता है वो। आज की रात आपके लिए निर्णायक रात होनी चाहिए। नए भारत के निर्माण के लिए एक सपने के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद का वो नारा लगा रहा है। वो सपने को साकार करने की ताकत आपके पास है। आप खड़े होंगे। अगर 25 जुलाई को आप जंतर मंतर पहुंचोगे तो दिल्ली जीतेगी, और दिल्ली जीतेगी तो पूरा देश जीतेगा। इसका फैसला आपके हाथ में। ये देश रहेगा तो ये पार्टी बचेगी, देश बचेगा तो हम बचेंगे, देश बचेगा तो खेत बचेगा, देश बचेगा तो दिल्ली बचेगी, देश बचेगा तभी भारत बचेगा। इसलिए भारत को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, हिंदुस्तान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, उन करोड़ों करोड़ों शहीदों के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए, और उन तड़पती हुई माओं के आंसुओं को पूछने के लिए मैं देख रहा हूं चेहरों को। हजारों लड़के यहां गांव से आए हुए लड़के, यहां जो युवा दिख रहे हैं, युवतियां दिख रही है, अधिकतम लोग गांव में पैदा हुए, वो नहीं पैदा हुए तो उनके पुरखे पैदा हुए थे। पूरा हिंदुस्तान जिसकी बदौलत आज हिंदुस्तान जिंदा है, वो हिंदुस्तान मर रहा है, सूख रहा है, तड़प रहा है। उसकी पीड़ा की मुक्ति के लिए आपको आगे बढ़ना है। हमारे सामने भारत की मुक्ति का भी सवाल है, लेकिन नौजवानों, हमें पूरा देश नहीं पूरी दुनिया देख रही है। जो अहिंसक आंदोलन सत्याग्रह के द्वारा भारत के परिवर्तन की क्रांति की रास्ता इस आंदोलन ने तय किया है, भारत के अंदर जो नव जागरण का रास्ता तय किया है, पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिका ने लिखा, वहां के इतिहासकार ने लिखा, दिस इज ए फेज ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। हंटिंगटन ने किताब लिखी, सभ्यताओं के संघर्ष का दौर है, इतिहास के अंत का दौर है। बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, दुनिया के सभ्यताओं में संघर्ष हो सकता है, लेकिन भारत में आज भी ताकत है कि वह सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, प्रांत, भाषा के लोगों के साथ मिल करके रहेगा और नए हिंदुस्तान का निर्माण करेगा, और पूरे दुनिया के अंदर एक विकसित राष्ट्र का सपना लेकर के आगे बढ़ेगा, जिसमें बच्चे बच्चे के विकास का रास्ता हो। करोड़ों के विनाश पर नए भारत के विकास की कहानी अब बंद होगी। करोड़ों के विकास के साथ हिंदुस्तान के विकसित राष्ट्र बनने की कहानी शुरू होगी। और दोस्तों, हम एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, एक ऐसी देशभक्ति की लहर को पैदा करना चाहते हैं कि भारत में ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में अगर मानवता कराहती है अपनी मुक्ति के लिए, तो भारत के हिंदुस्तान के पास, हमारे नौजवान के पास इतनी ताकत हो कि वो भारत के अंदर भी अपने काम को समाधान निकाल सके और पूरे दुनिया के मानवता की मुक्ति की लड़ाई में भी अपनी हिस्सेदारी को कर सके। हम एक ऐसी देशभक्ति को और एक ऐसी लड़ाई को हम आगे बढ़ाना चाहते। इसलिए केवल अंत में 2 लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। 1 सेकंड छोड़ दीजिए। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, जमीन पर
जमीन पर शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।